हेलो दोस्तों, उमेश एजुटेक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश कुमार शर्मा। रीट के पाठ्यक्रम में जो सीडीपी निर्धारित की गई है, हम इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी महत्वपूर्ण क्लास है। पहली क्लास में आपने मनोविज्ञान और छोटे-छोटे टॉपिक्स के अर्थ के बारे में जाना। सेकंड क्लास में हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना और आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के बारे में। दोस्तों, मैं बाल विकास के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ अर्थ के बारे में। इस बाल विकास के अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था बोलूँ, गर्भधारण अवस्था बोलूँ, जन्म पूर्व अवस्था बोलूँ, यहाँ से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले अभिवृद्धि एवं विकास का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। धीरे-धीरे इसका नाम बाल विकास पड़ा, प्रचलन में आया। मैंने आपको वो भी बताया था कि नाम क्यों प्रचलन में आया, क्योंकि पिछले 50 वर्षों में बालक में जो अंतर्निहित योग्यताएँ हैं, उनको निकालने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, उनका चहुमुखी विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया और एक नया शब्द प्रचलन में आया, जिसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, मैंने बाल विकास के अंतर्गत आपको यहाँ तक बताया। मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ, गर्भावस्था, इसको बोल रहा हूँ मैं किशोरावस्था, यानी कि एक बच्चा गर्भावस्था से लेकर के बालक यहाँ तक किशोरावस्था तक, उसमें जो अभिवृद्धि होती है, क्या होती है, अभिवृद्धि व विकास होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसे किसके नाम से जाना जाता है? बाल विकास के नाम से। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इस टाइम में, इन वर्षों में, उसमें जो भी कुछ चेंजेज होते हैं, अभिवृद्धि उसकी होती है, विकास उसका होता है और उस सब का जो अध्ययन किया जाता है, वह बाल विकास के अंदर किया जाता है। तो उसे बाल विकास कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण क्लास में सबसे पहले बाल विकास के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि बाल विकास का इतिहास, इसकी उत्पत्ति कैसे-कैसे हुई, क्या-क्या इसमें हुए, सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों देखो, 17वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक बाल विकास के अध्ययन पर कोई जोर नहीं दिया गया। लेकिन 17वीं शताब्दी में 1628 में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, कोमेनियस। कौन हुए थे? कोमेनियस। कोमेनियस। इन कोमेनियस के द्वारा क्या किया गया? एक विद्वान हुए थे कोमेनियस। इनके द्वारा इटली के बच्चों के लिए इटली के बच्चों के लिए स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ इन्फेंसी संस्था का निर्माण किया गया। स्कूल ऑफ इन्फेंसी संस्था का निर्माण किया गया। इन कोमेनियस के द्वारा ही 1657 में इनके द्वारा एक पुस्तक का निर्माण किया गया, ओरविक विक्टस। कौन सी पुस्तक का निर्माण किया गया? ओरविक विक्टस। एक पुस्तक का निर्माण किया गया दोस्तों। इस पुस्तक में बालकों के शैक्षिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया। बालकों के शैक्षिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, 18वीं शताब्दी पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, पेस्तोलॉजी। कौन से हुए थे? पेस्तोलॉजी। इन पेस्तोलॉजी के द्वारा 18वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, पेस्तोलॉजी। इनके द्वारा 1774 में इनके द्वारा 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया और एक बायोग्राफी तैयार की, जिसे बेबी बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई
और इसके जन्मदाता थे दोस्तों स्टैनली हॉल। कौन थे दोस्तों? स्टैनली हॉल। इन स्टैनली हॉल के द्वारा दो संस्थाओं का निर्माण किया गया, एक तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 19वीं शताब्दी में ही 1887 में अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जानते हो आप? न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम पहला पहला बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया दोस्तों ये बाल सुधार गृह? बाल अपराधियों, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए बाल सुधार गृह बनाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाल किन को सुधारने के लिए? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए बाल सुधार गृह बनाया गया। भारत में, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय में एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक हैं गीजू भाई वेदका के निर्देशन में, वेदका के निर्देशन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बाल विकास के हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। किसके बारे में? इतिहास। तो देखो 17वीं शताब्दी तक बाल विकास जो है इस पर, इसके अध्ययन पर कोई जोर नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में ही 1628 के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक हुए थे कोमेनियस, इनके द्वारा इटली के बच्चों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, तथा इन्हीं के द्वारा 1657 में इनके द्वारा एक पुस्तक का निर्माण किया गया, ऑर्विक विक्टस नामक पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा, जिसमें इस पुस्तक में बालकों के शैक्षिक विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया। 18वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक थे पेस्तोलॉजी, इनके द्वारा 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बेबी बायोग्राफी, एक बायोग्राफी तैयार की जिसे बेबी बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में ही, 19वीं शताब्दी में ही इनके द्वारा नहीं, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके जन्मदाता थे कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन से थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के द्वारा दो प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया गया, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 19वीं शताब्दी में 1887 में अमेरिका में पहला बालकों के लिए बाल सुधार गृह बनाया गया न्यूयॉर्क शहर में, और ये जो बाल सुधार गृह, पहला बाल सुधार गृह बनाया गया, ये बाल अपराधियों में सुधार करने के लिए बनाया गया। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत दोस्तों कब से मानी जाती है? 1930 से कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत गीजू भाई वेदका के निर्देशन में, उससे शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, हमने इसके इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, और इतिहास को पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित हमारा अगला टॉपिक आता है अभिवृद्धि एवं विकास। इतिहास को खत्म करने के बाद हम बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। दोस्तों, अभिवृद्धि और जो विकास है, इन सबके अर्थों के बारे में आप थोड़ा मनन करो। अभिवृद्धि क्या होता है? विकास क्या होता है? अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द वैसे हम यदि आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं ना, तो इन दोनों शब्दों को एक समझा जाता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इनका अध्ययन करते हैं, तो दोनों के में अंतर स्पष्ट हो जाता है, दोनों में अंतर निकल के आता है। जो अंतर निकल के आता है दोस्तों, उस अंतर को हम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास का इतिहास पढ़ लेने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अभिवृद्धि व विकास। अभिवृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट।
देखो दोस्तों, हम यहाँ एक-एक करके इन दोनों का हम अंतर स्पष्ट करेंगे और जैसे हमारे अंतर स्पष्ट होते जाएँगे, अभिवृद्धि और विकास के अर्थों के बारे में भी हमें पता चल जाएगा कि अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, अच्छी तरीके से एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। अभिवृद्धि क्या होता है? देखो, अभिवृद्धि का यदि मैं अर्थ के बारे में बात करूँ तो अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में? संकुचित अर्थ में। जबकि विकास व्यापक अर्थ में होता है दोस्तों। कौन से अर्थ में? व्यापक अर्थ में। अभिवृद्धि के अंतर्गत जो हमारी शारीरिक संरचना है उसमें आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार, इन सबको हम मिला दें तो ये क्या बन जाती है? अभिवृद्धि। यानी कि इसके अंतर्गत अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में होता है। एक हमारा जो शरीर है, देखो इधर हमारी जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना की लंबाई, ऊंचाई, इसका आकार, हमारा भार, इन सबको शामिल किया जाता है अभिवृद्धि के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। विकास के अंतर्गत, विकास भी बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत क्या होता है? हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक के साथ साथ, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, यहां ध्यान दो। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक के साथ साथ एक व्यक्ति की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, समझाऊंगा मैं आपको इसको एक बार, कार्य क्षमता व व्यवहार, इन सबको शामिल किया जाए तो वो क्या कहलाता है? विकास। देखो, अर्थ को दोबारा पढ़ेंगे। अभिवृद्धि कैसा होता है? संकुचित अर्थ में होता है। कैसे अर्थ में होता है? संकुचित अर्थ में। एक शरीर के आकार, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, यानी कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी कुछ है हमें जो दिखाई देता है उन सबको अभिवृद्धि कहा जाता है। लेकिन अभिवृद्धि यहाँ, विकास यहाँ तक सीमित नहीं है, विकास तो बहुत ज़्यादा व्यापक है। विकास के अंतर्गत हमारी शारीरिक संरचना, हमारी मानसिक संरचना, हमारी सामाजिक संरचना, हमारी संवेगात्मक संरचना, साथ में एक व्यक्ति की कार्य क्षमता, उसके कितना कार्य, एक व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी है, उसकी कार्यकुशलता कितनी है, उसमें व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, उन सबको मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? विकास। क्या कहलाएगा दोस्तों? विकास। अब बात करते हैं हम स्वरूप के बारे में। अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो है बाह्य होता है। कैसा होता है? बाह्य। जबकि विकास का जो स्वरूप होता है, विकास का जो स्वरूप होता है वो होता है बाह्य व आंतरिक। कैसा होता है? बाह्य व आंतरिक होता है। बाह्य स्वरूप कैसे होता है? अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, इसे देखा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप बाह्य व आंतरिक होता है, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। देखो कैसे दोस्तों, एक शरीर की लंबाई है, उसको आराम से नाप सकते हैं। एक शरीर का भार है, उसको आसानी से मापा जा सकता है। एक शरीर की ऊंचाई है, बॉडी स्ट्रक्चर ऊंचाई, उसको आसानी से मापा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी जा सकता है। क्या? अभिवृद्धि। विकास, एक व्यक्ति के अंतर्गत उसका जो सामाजिक विकास कितना हुआ, मानसिक विकास कितना हुआ, संवेगात्मक विकास कितना हुआ, इन सबको अच्छी तरीके से मापा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति में कार्यकुशलता कितनी है, माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। तो ये तो होता है बाह्य व आंतरिक होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, दो बिंदु हमने पढ़े। आगे बात करते हैं तीसरा, चलना। देखो, अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि कहां से कहां तक चलता है? देखो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, मैं यहां लिखा, यहां, ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख रहा हूं गर्भावस्था और इसको लिख रहा हूं मैं वृद्धावस्था, यानी कि मृत्यु तक। ठीक है दोस्तों,
और मैं एक यहाँ पे कर रहा हूँ हाईलाइट। अब देखो, मैं आपको एक अलग कलर से आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, देखो दोस्तों कि अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि कहाँ तक चलती है? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। ठीक है दोस्तों, गर्भावस्था से ये किशोरावस्था है, यहाँ तक अभिवृद्धि केवल किशोरावस्था तक चलती है। इसके अंतर्गत किशोरावस्था के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, जबकि विकास किशोरावस्था, किशोरावस्था से आगे भी प्रौढ़ावस्था और फिर मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक चलता है। तो मैंने क्या बोला कि इसके अंतर्गत अभिवृद्धि कहाँ से कहाँ तक चलती है। देखो, अभिवृद्धि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक यानी मृत्यु तक चलती है। यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थ में, ये संकुचित अर्थ में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, बात करते हैं अगला, परिवर्तन। परिवर्तन देखो दोस्तों, अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? रचनात्मक। जबकि विकास में परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विनाशात्मक। रचनात्मक व विनाशात्मक, मैंने उसको साफ कर दिया, मुझे उसमें ही समझाना था आपको। देखो, देखो इधर, रचनात्मक अभिवृद्धि में जो जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? रचनात्मक। दोहराओ मेरे साथ। और विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गर्भावस्था और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वृद्धावस्था। देखो यहाँ ध्यान दो आप, इसको मैं लिख रहा हूँ किशोरावस्था। देखो, मैंने ऐसे बोला कि अभिवृद्धि जो चलती है वो अभिवृद्धि कहाँ तक चलती है दोस्तों? केवल ध्यान दो, कहाँ तक चलती है? किशोरावस्था तक। जबकि विकास कहाँ से कहाँ तक? विकास यहाँ से लेकर के वृद्धावस्था तक। तो देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रचनात्मक परिवर्तन और रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन। देखो, अभिवृद्धि कहाँ से? गर्भावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक। यानी कि अभिवृद्धि के अंतर्गत अभिवृद्धि केवल बढ़ते हुए को दिखाती है, रचनात्मकता को दिखाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो उसको दिखाती है। एक बालक के शारीरिक विकास छोटा होता है, ध्यान दो, एक बालक का जो शारीरिक विकास जैसे ही बच्चा पैदा होता है या गर्भावस्था में होता है, तो उसके बाद वो बहुत छोटा होता है। जैसे बढ़ता है, जैसे वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर आता है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत उसका संपूर्ण शारीरिक विकास हो चुका होता है। इसलिए अभिवृद्धि किसको प्रदर्शित करती है? रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है, रचनात्मक होती है, क्योंकि उसके अंतर्गत यह जैसी किशोरावस्था यहाँ पर खत्म हो जाती है, अभिवृद्धि रुक जाती है। एक बालक के लंबाई, ऊंचाई, भार, उन सब में क्या हो जाती है? यहाँ पर करके रुक जाती है। जबकि जो विकास होता है ये रचनात्मक भी होता है। देखो, विकास रचनात्मक क्यों होता है? क्योंकि इसमें अभिवृद्धि शामिल है। ठीक है, और इसमें एक बालक के मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक इनमें वृद्धि होती है, साथ में ये विनाशात्मक क्यों है? देखो इधर, विनाशात्मक इसलिए है क्योंकि यहाँ से आगे, जैसी किशोरावस्था से आगे बालक प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से जैसी वृद्धावस्था की ओर जाएगा, तो बालक अपने विनाश की ओर जाता है धीरे धीरे करके, और यहाँ करके बालक की मृत्यु हो जाती है। तो ये रचनात्मकता तो यही है, क्योंकि इसके साथ साथ शारीरिक विकास भी चल रहा है। इसके साथ साथ एक बालक के मानसिक विकास में, एक सामाजिक विकास में, एक संवेगात्मक विकास में, शारीरिक विकास में परिवर्तन, विकास हो रहा है। साथ में जब जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो उसके इन विकास में कमी आती चली जाती है और व्यक्ति विनाश को चला जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो कैसा हो गया? रचनात्मक और विनाशात्मक। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। आगे ध्यान दो, परिवर्तन। परिवर्तन हो गया। आगे इकाई। इकाई, ध्यान दो, अभिवृद्धि जो होता है, ध्यान दो, अभिवृद्धि एक परिमाणात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। परिमाणात्मक, या मैं इसको बोलूं संख्यात्मक। संख्यात्मक, परिमाणात्मक, संख्यात्मक
परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव बोल सकता हूँ इसको मैं इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक, संख्यात्मक, मात्रात्मक इकाई को प्रदर्शित करता है। जबकि विकास दोस्तों यहाँ ध्यान दो, परिमाणात्मक के साथ साथ क्या करता है, गुणात्मकता को भी प्रदर्शित करता है। परिमाणात्मक में होता है और गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक होता है। तो दोस्तों देखो, मैंने ऐसे बोला अभिवृद्धि कैसा होता है, परिमाणात्मक, जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लंबाई को नापा जा सकता है 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, भार को मापा जा सकता है 65 केजी वजन, ठीक है, 60 केजी वजन, जो भी इसको नापा जा सकता है, ऊंचाई को नापा जा सकता है। तो अभिवृद्धि कैसा होता है दोस्तों, परिमाणात्मक, संख्यात्मक, और ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव, और ये होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि इसके अंतर्गत हम संख्यात्मक रूप में तो व्यक्त कर ही सकते हैं, संख्यात्मक रूप में शरीर, क्योंकि शारीरिक जो विकास है, शारीरिक भी तो इसमें विकास के अंतर्गत शामिल होता है, तो क्वांटिटेटिव तो हो ही गया। साथ में गुणात्मक, क्योंकि एक व्यक्ति के बालक में सामाजिक विकास हो रहा है, गुणात्मकता में कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है, एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में वृद्धि हो रही है, तो कैसा हो गया, गुणात्मक, कैसा हो गया, गुणात्मक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे देखो सूचक, सूचक देखो, अभिवृद्धि होता है ना, ये विवृद्धि सूचक होता है, विवृद्धि सूचक होता है, जबकि विकास विवृद्धि व ह्रास सूचक होता है। देखो कैसे, मैंने बताया था आपको, अभी फिर समझाता हूँ आपको। मैंने ऐसे बोला, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक हम चल रहे हैं, ये आपका हो गया गर्भावस्था, ध्यान दो, ये हो गया आपका वृद्धावस्था, गर्भावस्था, वृद्धावस्था, और ये हो गया किशोरावस्था। देखो, ये जो अभिवृद्धि होता है, ये विवृद्धि सूचक होता है, ये तो केवल वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसकी शारीरिक संरचना धीरे धीरे करके किशोरावस्था तक बढ़ती है। कहाँ तक बढ़ती है, किशोरावस्था तक। तो ये किसको दिखाता है, एक बालक की शारीरिक संरचना में वृद्धि को, और यहाँ आकर के जैसी किशोरावस्था आती है, यहाँ आकर के रुक जाता है। लेकिन विकास विवृद्धि सूचक तो होता ही है, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास शामिल है, साथ में यह ह्रास सूचक भी होता है, क्योंकि यहाँ से किशोरावस्था से जैसे ही व्यक्ति प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है, तो प्रौढ़ावस्था की ओर जाते समय उस बालक के क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो ह्रास होने लग जाता है, वृद्धावस्था की ओर चल जाने लग जाता है। उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कार्य कुशलता, कार्य क्षमता धीरे धीरे करके क्षीण होती चली जाती है, और मृत्यु को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए कैसा हो गया, विवृद्धि सूचक, ह्रास सूचक। विवृद्धि सूचक क्यों है, क्योंकि शारीरिक विकास शामिल है, साथ में मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो विवृद्धि सूचक तो है ही, लेकिन ह्रास सूचक भी होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बालक का एक प्रौढ़ावस्था के बाद में जैसे ही वो आगे की ओर जाता है, तो उसके अंदर वो एक क्षीणता को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। किसको, क्षीण। अगला दोस्तों, संबंध। संबंध देखो, अभिवृद्धि का जो संबंध होता है एक बालक के, मैं बात करूं शारीरिक विकास, शारीरिक जो विकास है उसकी परिपक्वता से है, परिपक्वता से। जबकि इसका जो संबंध है, ध्यान दो, परिपक्वता के साथ 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 विनाश से भी है। देखो देखो, इसका संबंध जो है शारीरिक विकास से होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे ही एक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे इसके अंतर्गत शारीरिक विकास के अंतर्गत, अभिवृद्धि के अंतर्गत हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है,
वह परिपक्वता को प्राप्त करता है, मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, लेकिन इसके अंतर्गत परिपक्वता के साथ-साथ विनाश को भी प्राप्त करता है। इसका संबंध विनाश के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत तो बालक क्या, मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ ऐसे करके, तो यहाँ से हम यहाँ तक चले, तो यहाँ तक बालक की परिपक्वता जैसी आ जाती है, यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है और विकास यहाँ से यहाँ तक आगे भी चलता है। इसीलिए यह परिपक्वता पे समाप्त हो जाता है, लेकिन ये परिपक्वता के साथ-साथ धीरे-धीरे विनाश की ओर भी अग्रसर होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम, जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि विकास के बिना भी हो सकती है। हो सकती है क्या दोस्तों? अभिवृद्धि विकास के बिना हो सकती है, जबकि विकास भी अभिवृद्धि के बिना भी हो सकता है। अभिवृद्धि के बिना भी हो सकता है। देखो कैसे, मैं ये कह रहा हूं, अभिवृद्धि क्या होती है? हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी ऊंचाई में, लंबाई में, भार में, वजन में, इनमें सब में वृद्धि होना क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। विकास के अंतर्गत क्या होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सबको, और इनके साथ साथ एक बालक की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और व्यवहार में, सब में जो सर्वांगीण विकास होता है वो क्या हो गया? विकास हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अभिवृद्धि होती है वो क्या विकास के बिना हो सकती है? सोचो। और मैं ये कह रहा हूं, क्या विकास अभिवृद्धि के बिना हो सकता है? सोचो, दोनों में क्या अंतर है? क्या एक बालक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या विकास के बिना संभव है? और क्या एक बालक का विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, मेंटली मैच्योरिटी, सोशल मैच्योरिटी, क्या अभिवृद्धि के बिना संभव है? दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखो इधर, एक अभिवृद्धि जो होती है वो विकास के बिना संभव है। ठीक है, कैसे? देखो मैं समझाऊंगा। और एक विकास भी अभिवृद्धि के बिना संभव है, समझाऊंगा। दोनों को देखो, अभिवृद्धि जो होती है, जैसे मान के चलो, आपने देखा होगा एक जो बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, वो कई बार छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, भटूरे बन जाते हैं पूरे, है ना? अब ये छोटे होते हैं, लेकिन इनके भटूरे बनते समय क्या उनका सामाजिक विकास हुआ? उम्र छोटी है, लेकिन लगता है कि वो काफ़ी बड़े हो गए, इतना वजन हो गया, इतनी लंबाई हो गई, लेकिन उम्र छोटी है और बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन उस मोटाई के साथ-साथ उनका ना तो मानसिक रूप से विकसित हुए, ना सामाजिक रूप से विकसित हुए, ना उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, ना उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अभिवृद्धि है ना, अभिवृद्धि हो सकती है बिना विकास के। बालक मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया चारों ओर से, और जब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो ये कोई ज़रूरी है कि उस बालक का विकास भी हुआ हो, सामाजिक विकास हुआ हो, मानसिक विकास हुआ हो, संवेगात्मक विकास हुआ हो, उसकी कार्य से कुशलता में वृद्धि हुई हो, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो? कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम, क्या विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है? बिल्कुल है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कई बालक ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्या बोला मैंने? बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, वह अपनी एज के बहुत छोटे बालकों से भी कम होता है, लेकिन उम्र के साथ-साथ उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे सामाजिक उनके अंतर्गत योग्यताएँ आ जाती हैं, मानसिक योग्यताएँ आ जाती हैं, शारीरिक शारीरिक योग्यता नहीं आती, मानसिक योग्यता, कार्य कुशलता आ जाती है, कार्य क्षमता आ जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी एज हो चुकी होती है, बीए, एमए कर रहे होते हैं, लेकिन यदि उनको हम देखें तो वो ऐसे लगते हैं कि 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वो 5वीं क्लास में, चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि उनसे आप पूछो कौन सी क्लास? कि सर मैंने तो बीए कर ली। अब उसने बीए करी तो इसका मतलब उसकी शारीरिक जो संरचना है, अभिवृद्धि है, वो तो विकसित नहीं हुई। लेकिन बीए करी है तो इसका मतलब उसकी मेंटली जो मैच्योरिटी है वो बढ़ी, सोशल मैच्योरिटी है वो बढ़ी, इसके अंतर्गत उसकी कार्यकुशलता बढ़ी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ी। तो मैं कह सकता हूँ कि विकास भी अभिवृद्धि के बिना संभव है। यानी विकास भी अभिवृद्धि के बिना हो सकता है और अभिवृद्धि भी विकास के बिना हो सकती है। हम दोनों के अर्थ पढ़े, और दोनों के अर्थ पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि अभिवृद्धि तो बहुत ज़्यादा संकुचित अर्थ में होती है। अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल एक बालक के शारीरिक जो संरचना है उसको ही ध्यान में रखा जाता है, जबकि विकास में सर्वांगीण जो पक्ष हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। अभिवृद्धि केवल रचनात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है, जबकि विकास रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है। अभिवृद्धि वृद्धि सूचक होती है, जबकि विकास विवृद्धि तथा ह्रास सूचक भी होता है। अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? केवल हमारी शारीरिक संरचना को शामिल किया जाता है, उसकी लंबाई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी चौड़ाई को शामिल किया जाता है, जबकि विकास के अंतर्गत
उसके मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों मैं जैसा कि मुझे लगता है कि आपको ये दोनों मैंने आपको एक तो बाल विकास के इतिहास के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया था। हमने यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़े, इसका अर्थ पढ़ा। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें कि इस क्लास के बारे में, जिससे कि अच्छी तरीके से आपके अच्छी तरह समझ में आ सके और ध्यान दें। ठीक है दोस्तों?